बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ इशालत खान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हरीन। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे। और बड़ा ही ज़बरदस्त नाज़ो किस्म का मैच हुआ है कज़ाफ़ी स्टेडियम में गुज़श्ता रोज़। दूसरा सेमीफाइनल था नाज़रीन, और जो तवक्कुआत थी कम अज़ कम हमारी तो यही थी और आपकी भी यही थी कि न्यूजीलैंड जीतेगा, और वही हुआ। और मैं ये कहूँगी कि जुनैद के पास जो तोता है वो काम कर गया है। और जिस तरह से जुनैद पेशन कर रहे थे कि न्यूजीलैंड ही जीतेगा, और इससे पहले भी जिस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था तब भी आपने यही फोकस की थी कि इंडिया जीतेगा। अंदाजे सही साबित हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारी सुन लेनी चाहिए क्रिकेट मैनेजमेंट को भी, पीसीबी को भी, कि जो एनालिसिस हो रहा है वो किसी हद तक ठीक भी है। और जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं वो कम से कम मेरिट पे नहीं है, इसको माने तो सही। क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद होती है तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बर्मिला कहती है कि जो तमाम तर तकाजे थे वो पूरे किए गए हैं और मेरिट के ऊपर तमाम स्क्वाड को तश्कील दिया गया है। और अगर मैच की बात की जाए इशाल, तो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था। शायकीन ने बड़ा एंजॉय किया कज़ाफ़ी स्टेडियम में। हमें इस चीज़ का एक अफसोस तो है कि पाकिस्तान में फाइनल नहीं हो रहा चैंपियंस ट्रॉफी का। हम क्योंकि इसके होस्ट थे, हमें ज़्यादा खुशी होती। लेकिन बहरहाल कल का मैच भी ज़बरदस्त था और न्यूजीलैंड ने ये साबित किया है कि वो बेहतरीन टीम है। अब देखते हैं कि भारत के साथ इनका टाकरा कैसे। हमारी ख्वाहिश भी है और बहुत सारी दुआएं भी हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, इंडिया में किसी भी सूरत चैंपियंस ट्रॉफी ना जाने पाए। हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो होंगी न्यूजीलैंड के साथ। हम यहाँ पर टॉप 5 स्टोरीज शामिल कर लेते हैं जनाब। तो सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज भी हमारी यही होंगी कि कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड, सीनियर खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए गए हैं और टीम सिलेक्शन पर इस वक्त तनकीद की जा रही है। तनकीद की जद में है सिलेक्शन कमेटी। बिल्कुल। इसके अलावा बात होगी गजा की तामीर नौ की। मिस्र का ट्रंप को जवाब, जिसमें 53 अरब डॉलर से अरब ममालिक का गजा को बहरा रोम का दुबई बनाने का फैसला। प्लान्स बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या ये फ़लस्तीन के गजा के मासूम बच्चों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन और जवानों के खून के साथ इसको तामीर नौ की जाएगी, या फिर मुस्लिम उम्मा जागेगी और इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी? आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में नाज़रीन मौसम खुश्क है और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो एक खुशगवार तब्दीली मौसम में देखी जा रही है, पाकिस्तान भर में महसूस भी की जा रही है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या फरमान है कुरान मजीद में कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी माशरती नासूर है, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है और ये करने वाले किस तरह से इसके मरतकब ठहरते हैं, इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक के अंदर नफसानी ख्वाहिशात पर काबू किस तरह से किया जा सकता है। इस बाबरकत महीने में अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना कितना मुश्किल है और किस तरह से इसको यकीनी बनाया जा सकता है। और इससे शिकस्त कैसे दी जाए, ये सबसे अहम सवाल है। इसी के लिए पूरा महीना हम प्रैक्टिस करते हैं और बुनियादी तौर पे अपने आप को पूरे साल के लिए, अगले साल के लिए तैयार करते हैं। तो एक तरह की ये खुद को तैयार करने की, रीस्टार्ट करने की एक काविश है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया है। इस पर बात लोग मुंह बंद करके ये सोच लेते हैं कि रमजान जो है बिल्कुल भूखे और प्यासे रहकर रोजा जो है वो उसका तकद्दुस पूरा हो गया, या रोजा जो आपने रख लिया तो यही काफी है। ये काफी नहीं है। इसके जो बाकी लवाजमात हैं उनको पूरा करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल इन सारी चीजों पे बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे आज बात करनी है हमने, तो गौर से देखिएगा। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं ज़बरदस्त मैच का। हमाद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स एनालिसिस उनसे लेते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, और सबसे बड़ा जो टोटल उन्होंने स्कोर बोर्ड पर जड़ा है उस पर क्या कहेंगे? किसने किरदार अदा किया इस जीत में? सेहरा किसके सर जाता है? जुनैद, सबसे पहले तो जब आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन हो जाए तो हमें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एनालिसिस बड़े प्रेडिक्शन आपकी। लेकिन आप ही की बदौलत है हमाद भाई, आप जैसे सीनियर से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कुछ ठीक भी हो जाता है, उसमें तुक्का लग जाता है हमारा। ओके, तो न्यूजीलैंड की प्रिपरेशंस की बात की जाए, देखिए हर टूर्नामेंट से पहले आपको कहाँ पे खेलना है, वहाँ की कंडीशन से यूज्ड टू होना। न्यूजीलैंड ने बड़ा जबरदस्त थॉट प्रोसेस के तहत उन्होंने पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज खेली और पाकिस्तान को पाकिस्तान में डिफीट किया। और हमें यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड अपनी होम कंडीशन में खेल रहा है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाके खेल, वहां पे उसने न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को भी और पाकिस्तान को 2 मैचेस में शिकस्त देके बड़ी जबरदस्त प्रिपरेशन होगी। और उन्हें पता चल गया कि कंडीशन क्या है, इस पे स्पिनर्स का रोल ज्यादा होगा। और उन्होंने ऐसी टीम तरतीब दी जिसमें 4 स्पिनिंग ऑप्शन थे। मिचेल सैटनर उनके कैप्टन तो रेगुलर स्पिनर है, लेकिन पार्ट टाइम स्पिनर जिसमें आप माइकल ब्रेसवेल की बात कर लें, रचिन रविंद्र की बात कर लें, ग्लेन फिलिप्स की बात कर लें, तो उनके पास ऑप्शन थे कि इन कंडीशन में एग्जीक्यूशन क्या होनी चाहिए, दूसरी टीम को किस तरह आप कंटेन करेंगे या आउट करेंगे, विकेट लेंगे, वो सारी चीजें। कल के मैच की अगर बात की जाए
362 आपको जी, दाद देनी पड़ेगी सेकंड विकेट की पार्टनरशिप बिल्कुल ठीक है। 165 रन्स बिटवीन जसप्रीत बुमराह एंड केन विलियमसन। केन विलियमसन हम्म। एक्सपीरियंस बैट्समैन, उनके साथ दूसरा यंगस्टर जब खेल रहा है तो कूल काम उसको इनिंग को पेश करना, आराम से पैनिक नहीं होने देना, एक अच्छी प्लेटफॉर्म सेट किया और उसके बाद से उनके पास जैसा हमारे पास एक जमाने में अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, शाहिद खान आफरीदी लो डाउन दी ऑर्डर जाके ब्रूटल अंदाज में वो जो आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया जाता है, उसको कैपिटलाइज करके दिखाया उन्होंने। मैं बात कर रहा हूँ दुरुस्त। माइकल ब्रेसवेयर और ग्लेन की। उन दोनों की जो आखिर की इनिंग है ना, आखिरी 10 ओवर में, वो उन्होंने 110 रन बनाए। वहाँ जी। मैच उन्होंने बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका के हाथ से ले गए। लेकिन उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म सेट किया गया। पहले 10 ओवर में 56 रन, बीच के 30 ओवर जहाँ फील्डिंग वो दायरे से बाहर फील्डर हो हमाद जाते भाई, हैं, तो टीमें तो बस दोनों सिंगल बहुत अच्छी थी है, साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, दोनों ने ही परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी और दोनों बड़ी टॉप की टीमें हैं। अब न्यूजीलैंड तो गो के शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद उनकी जो बैटिंग पहले करना है और पहले स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर जड़ना है, वो उनके काम आ गया। क्योंकि उसके बाद हम यही बात कर रहे थे कि क्योंकि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर होता है जिसकी वजह से शायद दूसरी टीम उस तरह से परफॉर्म ना कर पाएगी, ना खेल पाएगी। और फिर हवा भी कुछ कल चल रही थी जिसको जुनैद भी पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं, तो बॉलर्स को भी थोड़ी मुश्किल पेश आएगी या बैट्समैन को भी मुश्किल पेश आएगी। आप क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो इतनी तगड़ी टीम है कम से कम कि कल की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि वो भारत को टक्कर दे सकती है? देखिए, न्यूज़ीलैंड के बॉलर ने जो भारत के मैच की बात करें, पिछला जो मैच हुआ, उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्म लेस देन 250 इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब उनके बैट्समैन का रोल आ जाता है, तो उस मैच में सिर्फ केन विलियमसन स्कोर्ड 77, रेस्ट ऑफ द बैट्समैन ने कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो अच्छा उनके पास अब टाइम आ गया, उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेल के उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग हर चीज़ को असेस जो थिंक टैंक इनके साथ होता है ना, ये जी। उसका रोल आ जाता है कि नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हुँ। ये हमने दूसरी टीम की स्ट्रेंथ देख ली, ये वीकनेसेस देख ली। चलें हम्म। वीकनेसेस हमने 250 ज़रूरी नहीं है कि अगले मैच में भी वो लेस देन 250 इंडिया ने भी होमवर्क किया होता है। लेकिन एक तो चीज़ अपना है इवन टू हमाद इवन भाई कि हम प्लेइंग कंडीशंस की जो मुसलसल बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इंडिया को होम ग्राउंड का एज हासिल है। दुबई में वो डेरा डाल के बैठे हुए हैं, सारी टीम्स आती हैं ट्रैवल करके और कभी वो कराची में खेलती हैं, कभी वो लाहौर में खेलती हैं, कभी पिंडी में, और फिर उन्हें सामना होता है दुबई के पिचेस का, दुबई के स्टेडियम्स का। तो ये जो डिफरेंस है यकीनी तौर पे मिजाज को समझने में पिच के कुछ तो टाइम लगता होगा बल्लेबाजों को, और इसी का फ़ायदा भारत उठा सकता है। ये साइकोलॉजिकल और जो एक चेंज है यहाँ की, क्योंकि फास्ट हम देख रहे हैं स्कोर्स भी बड़े बन रहे हैं, 300 350 का स्कोर इजीली बन रहा है, लेकिन वहाँ पे 250 से क्रॉस करना एक चैलेंज बन जाता है। तो ये डिफरेंस कितना मददगार होगा इंडिया के लिए और मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए? देखिए जुनैद, नो डाउट एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस खेलना इंडिया के लिए एडेड एडवांटेज हम कहेंगे। लेकिन हमें वो एडवांटेज मिल रहा है। हम जो नेक्स्ट इंडिया टूर्नामेंट कर रहा है, हम मैचेस श्रीलंका में खेलने जा रहे हैं। तो क्या हम वहां पे अपनी ऐसी परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे? देखिए आपको ट्रू। मैच जीतने के लिए अच्छा खेलना पड़ता है और इंडिया नो डाउट अच्छा खेल रही है। उनकी ठीक जो बात। टीम सिलेक्शन है, जिसमें 4 स्पिनर्स हैं, एक के बाद एक स्पिनर आके परफॉर्म करता है। फिर बैटिंग देख ले आप उनकी, बड़ी हम्म। बैलेंस बैटिंग साइड। हर प्लेयर का रोल है। रोहित शर्मा का रोल है कि वो बेशक आउट हो जाए, वो अपने जारियाना अंदाज से खेलेंगे, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है उनकी विकेट। और जी फिर हाँ। रेस्ट ऑफ द विकेट क्या विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, क्या जबरदस्त मैं कहूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक। ये रोल मिलना चाहिए बाबर आजम को कि आपका ये रोल है। आप फखर जमान के अंदाज में नहीं खेल सकते। अगर आप खेलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, जो कि वो हो। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हम वो ड्यूटीज दे नहीं पा रहे, वो रोल नहीं दे पा रहे जो एग्जीक्यूटिव। हाँ, इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की बात करें तो ऑन द डे वो तो कहा जाता है हमेशा से कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। क्या हम्म। पता वो दिन हमारी दुआ थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाता और फाइनल जो है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में होता। खैर वो नहीं हो पाया। लेकिन हमारे लेकिन भाई, अभी जब भी इंटरनेशनल हमारी रैंकिंग जारी की जाती है तो बाबर आजम जो है वो हमेशा रैंकिंग में टॉप पर रहते हैं। ये क्या वजह है कि परफॉर्म तो वो करते नहीं है, परफॉर्म करें या ना करें लेकिन रैंकिंग में वो दूसरे नंबर पर ही विराजमान है? देखिए रैंकिंग कोई मैटर नहीं करती। क्या उस रैंकिंग की वजह से बाबर आजम की जो जो जितने भी रन बना रहे पाकिस्तान मैच जीत रहा है? नहीं जीत रहा। तो वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो मैच आपकी टीम हारी है, आपने कहा चले टीम हारी है कोई बात नहीं, मैं अपने 50 करूंगा, उसके बाद से लिखा हुआ आएगा स्कोर बोर्ड में कि बाबर आजम स्कोर्ड हाफ सेंचुरी और अ सेंचुरी। तो सेंचुरी और हाफ सेंचुरी से पाकिस्तान टीम को फायदा नहीं हो रहा। मैच विनर बने। मैं तो 90s की क्रिकेट बताऊं, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरीज और ब्रायन लारा की सेंचुरीज में यही डिफरेंस था कि ब्रायन लारा ऑफ वेस्ट इंडीज जब भी बड़ा स्कोर करते थे वेस्ट इंडीज जीतती थी। सचिन हम्म। तेंदुलकर ऑफ इंडिया सेंचुरीज करते थे, इंडिया नहीं जीतती थी। तो आपको मैच विनर बनना पड़ेगा, आपको टीम कॉज के लिए खेलना पड़ेगा। जब तक हम्म। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस
करेंगे तो आपकी टीम को उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये हमारी जरूर। क्रिकेट टीम को, हमारे क्रिकेट को समझ आना चाहिए कि ऐसी टीम सेलेक्ट की जाए और ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किए जाए जो टीम कॉज के लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं कर रहे। तो अभी क्या समझते हैं आप हमाद भाई, जो इस वक्त टीम तश्कील दी गई है, जो स्क्वाड तरतीब दिया गया है, समझते हैं कि ये तमाम प्लेयर्स, ये स्क्वाड बिल्कुल ठीक है? सिलेक्शन कमेटी ने जो इस वक्त सिलेक्शन की है वो बिल्कुल मेरिट पे की है? बिल्कुल भी नहीं की। देखिए यंगस्टर्स को चांस दिया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन जो जो प्लेयर जिनको डिस्कार्ड किया गया था, मैं बात कर लेता हूँ, शादाब खान की बात कर लेता हूँ। क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है? उन्होंने अपनी जो कमजोरियां थी उस पे कितना होमवर्क करके आए हैं कि हम नजर आए कि शादाब खान वाइस कैप्टन भी हमने बना दिया उनको T20 फॉर्मेट में। हम कह रहे थे कि नहीं जी, उनको इस स्क्वाड में भी होना चाहिए था क्योंकि फील्डर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी बड़ी, लेकिन वो प्राइमरीली एज ए लेग स्पिनर। तो हमें स्पिनर चाहिए था, वो लेग स्पिन कर पा रहे कि हम, हमारी नेक्स्ट सीरीज जो हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड में होने जा रही है, जहां जरूर। स्पिनिंग के लिए साजगार नहीं होंगी, वहां पे फास्ट बॉलर, सीम बॉलर्स के लिए होंगी। जी। उनके लिए हमारे पास क्या रिसोर्स है? हमने जिन प्लेयर्स को दोबारा चांस दिया, जिनको प्रिपरेशन की हमने बात की ना अभी कि जी। न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज के लिए हमने प्रिपरेशन की थी, ऑस्ट्रेलिया गए थे, जिम्बाब्वे गए थे, साउथ अफ्रीका, जिन प्लेयर्स ने हमें वहां जितवाई थी सीरीज, उनको उन्हें आउट हमने कर टीम दिया। में शामिल ही नहीं किया। Unfortunately, यही तो अफसोस है, यही तो शिकवा है सिलेक्शन कमेटी से, और अभी फिर वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जिसकी निशानदही बारहा की जा चुकी है। लगभग पूरा पाकिस्तान ही बात कर रहा था जिसपे वो सुधार लाने के बजाय एक नया तजुर्बा होने जा रहा है दौरे न्यूजीलैंड के। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन दुबई के अंदर जो फाइनल होने जा रहा है उसके अंदर आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्या तवक्कुआत है? देखिए जी, ऑन पेपर अगर देखा जाए, दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए, इंडिया हैव दैट साइकोलॉजिकल एज, क्योंकि वो अभी तक अनबीटन टीम है इस टूर्नामेंट की। और वो क्यों है? क्योंकि वो बेहतर क्रिकेट खेल रही है। न्यूजीलैंड, मैं कहता हूँ कि मैच कर रही है, सिर्फ एक मैच उन्होंने भी इंडिया से ही हारा, और वो क्लोज मैच को इतना ऐसा बड़ा मार्जिन नहीं हमें नजर आया। अब न्यूजीलैंड के बैट्समैन के ऊपर है कि वो इंडिया के जो ट्रम्प कार्ड है ना उनका, स्पिन डिपार्टमेंट, उसको किस तरह वो उनके इंडिया के स्पिनर्स हैं, वो आधी टीम वो आउट करते हैं। 5 विकेट आपको नजर आता है कि स्पिनर्स ले गए, बाकी एक आध विकेट फास्ट बॉलर ले ली। लेकिन उन स्पिनर्स के अगेंस्ट जो मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग है, 11वें से लेके 40 ओवर में, इन 30 ओवर में के खिलाफ न्यूजीलैंड ने इन 30 ओवर में 200 रन बनाए, 196, और सिर्फ 2 आउट हुए। अगर वो यही परफॉर्मेंस रिपीट कर देते हैं अगेंस्ट इंडिया और विकेट्स इन हैंड रख के, उनके पास दे हैव द पावर हाउस कि वो जाके पावर हिटिंग करते हैं इन दी एंड, तो ये बड़ा टोटल बोर्ड में लगा चेज भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि मैच है न्यूजीलैंड की बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग। मेरा ख्याल है कि वैसे तो इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, लेकिन हमारी दुआएं जो हैं वो न्यूजीलैंड के साथ। तो हमाद भाई, वैसे वहाँ की अगर पिच की बात की जाए, दुबई स्टेडियम की बात की जाए, तो वो कहा जाता है कि ड्राई और क्रैकी हो जाती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे ही वो मजीद क्रैकी और ड्राई होती चली जाती है। टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा किसी भी टीम के लिए? जो टॉस जीतती है और पहले स्कोर जड़ती है, उसके लिए जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा कि वो जीतेंगे, या फिर चेस करने वाली टीम को आप समझते हैं कि वो जीतेंगे? देखिए, पिच को देखते हुए जो जो शीन नजर आ रही है पिच पे, वो ट्रूली बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लो बाउंस है। सब कॉन्टिनेंट के पिचेस बैट्समैन ज्यादा फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, लो बाउंस होती है। और इसमें लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग आपको थोड़ा सा ग्रिप, क्योंकि इंडियन जितने भी स्पिनर्स हैं वो बड़े एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, उन्हें पता है किन पिचेस पे, किस लेंथ पे, किस पेस के साथ बॉल करना है और बैट्समैन को एंगेज। देखिए, जब आप स्टंप्स के अंदर बॉल करते हैं ना, तो वहां बैट्समैन ट्रबल होता है। जब आप विकेट दे देंगे, जैसा हमारे बॉल नहीं है, अगर 4 बॉलें अच्छी भी कर दी तो एक विकेट दे देंगे, वो स्कोर, जो प्रेशर हमने बिल्ड किया होता है वो खुद से रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का बड़ा, मैं कहूंगा कि दारोमदार है इंडिया के, कि उनके एक्सपीरियंस बॉलर हैं और वो जो प्रेशर एक दफा बिल्ड करते हैं वहां विकेट लेते हैं। बैट्समैन जो है वो थोड़ा पैनिक होके एक्सपेंसिव शॉट, क्योंकि उससे निकलना होता है, उससे प्रेशर से वो शॉट खेलता है और वहां वो विकेट ले लेते हैं। इंडिया डज हैव दैट एडवांटेज, मैं ये कहूंगा। ठीक हो गया। तो हमाद भाई, आप तो ये कह रहे हैं कि जो टीम जो है वो पहले खेलेगी, जाहिर है उसको इस बात का एज भी मिलेगा, और भारत के साथ जो इस वक्त एक उन्हें बड़ा अच्छा एज मिला हुआ है कि वो वहीं पर बैठे हुए खेल रहे हैं और मुसलसल जो है वो उनके तमाम मैचेस वहीं पर हो रहे हैं। ये चीज़ आप कह रहे हैं कि असरअंदाज तो होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हमारी तवक्कुआत हमारी न्यूजीलैंड के साथ हैं, ताकि हम किसी हद तक जो हिफ़्फ़त हमें उठानी पड़ी है चैंपियंस ट्रॉफी को हाथ से गंवा के, वो कुछ कम हो सके और भारत के पास ना जाए। हाँ, और लेकिन अल्टीमेटली हमें अपनी टीम को भी ये सिखाना होगा, समझाना होगा, जो अभी तक तो हम सिखाने से कासिर हैं, कि टीम बन के खेलिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, और जो जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी हैं वो भी अदा करें। जो तनकीद हो रही है उससे जुड़ान छुड़ाने का सिर्फ यही मौका है कि डिजर्विंग और मेरिट पे सिलेक्शन की जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाज़रीन कुछ पाकिस्तान की कॉमेडी किंग की, जो कि अमानुल्लाह, उनकी 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
24 की दुनिया में राज करने वाले किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान की जो उम्र है वो कह के बखेरते गुजर गई है। अदाकार अमानुल्लाह ने कॉमेडियन के तौर पर पूरी दुनिया में शोहरत पाई है और वो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ों की नकल भी कर लिया करते थे और फिर उनकी कॉमेडी, उनके बरजस्ता जुमले हमेशा जब भी वो स्टेज पर आते थे तो लोगों के दिल जीत लिया करते थे। हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और आप कहीं मत जाएगा, बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर अभी बात होना बाकी है और आपको बताएंगे मौसम का हवाल भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ मुल्क में बदलते मौसम की। आपके इल्म में है कि बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को तो है, लेकिन मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो महकमे मौसमियात क्या कहता है, ये भी जान लें। मौसमियात से जान लेते हैं। हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ैगम, डिप्टी डायरेक्टर मेट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अंजुम नज़ीर साहब, क्या कहते हैं आप, मौसम जो इतनी बड़ी करवट ली है एक मौसम ने, क्योंकि हम देख रहे थे बारिशें बिल्कुल मफकूद होकर रह गई थी, बारिशों का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं था और अब हम देख रहे हैं कि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। कहीं कहीं बारिशें हो रही हैं और बर्फबारी के इम्कानात, और वो भी फेब के अंदर, मार्च के अंदर जिस तरह से जाहिर किए जा रहे हैं। कितनी बड़ी तब्दीली है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा सा जो आपका कह लें कि वेदर पैटर्न जो है वो शिफ्ट की तरफ जा रहा है। जो बारिशें हमारे मुल्क में दिसंबर या जनवरी में होती हैं वो इस साल फरवरी के एंड या मार्च में हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ वेदर पैटर्न है। और जैसा कि आपने बताया कि अब तो आज से लेकर तकरीबन 10-11 तारीख तक मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। शुमाली जो इलाके हैं बशमूल शुमाली पंजाब, वहाँ पे मौसम कतरे ठंडा रहेगा और जनूबी इलाकों में जिसमें कराची या जनूबी सिंध है, यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और दर्जे हरारत तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। अंजुम साहब, हम इस बात की तवक्को, क्या लोगों को मशवरा क्या है आपका कि अब रज़ाइयाँ कंबल समेट के लपेट के वापस रख दिए जाएँ, जैकेट्स वगैरह भी, या फिर अभी थोड़ा और इंतज़ार करें, कुछ दिन और भी सर्दी रह सकती है, ठहर सकती है? देखिए जी, मुल्क के जनूबी इलाकों से तो ऑलमोस्ट सर्दी रुखसत हो चुकी है। ताहम मैं अभी बताने लगा था आपको कि 10 या 11 तारीख से एक और मगरिबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क को मुतासिर करने जा रहा है, जो कि तकरीबन 15 से 16 तारीख तक मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज होता रहेगा, जिसके तहत लाहौर में भी इस बात की तवक्को है कि 13 नहीं तो 14-15 को बारिश हो जाएगी। तो लिहाजा बारिश जब होगी तो दोबारा मौसम आपका ठंडा हो जाएगा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आपने कहा कि बारिशें मुतासिर करने जा रही हैं, क्या तवक्कुआत से ज़्यादा बारिशें होने जा रही हैं इस सीज़न में, इस महीने में, जो मुतासिर करेंगी, और क्या फसलों पर भी असरअंदाज होगी, और कितना आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज है ये बारिशों का इस मौसम में भी होना? देखें जी, इंतहाई शुमाली इलाकों में तो बारिश का होना अच्छा है, हमारे जो ज़खायर हैं उनमें इजाफा होता है। तो मुतासिर की बात इसलिए की कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह आपने लास्ट स्पेल देखा, एक बहुत अच्छा बर्फ़बारी का स्पेल हुआ, लाइक वाइज इसमें भी इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि गलियात मरी और KPK के अक्सर जो पहाड़ी इलाके हैं इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, वहाँ पर एक और स्नो का अच्छा स्पेल होने जा रहा है। और इसी तरह अगर जो खित्ता पोटोहार है वहाँ पर अगर हम बात करें बारिश होती है तो वो फिल वक्त तो फसलों के लिए बेहतर है, लेकिन अगर ये बारिश जनूबी पंजाब में फिल वक्त तो ठीक है, लेकिन मार्च के एंड में जब कटाई का मौसम आ जाएगा गंदम का, उस दौरान अगर बारिश या ज़्यादाबारी होती है तो वो नुकसानदेह होती है। गो के जो आने वाला स्पेल है इसमें भी कुछ इलाकों में यालाबारी, जिसको आप हेल स्टॉर्म कहते हैं, उसकी इम्कानात मौजूद है। तो जाहिर है जब यालाबारी होगी तो वो फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है। और ये सिलसिला कब तक जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है, कब तक जारी रहेगा? जी तवक्को तो इस बात की है कि ये 16 तारीख तक मुल्क के अक्सर इलाकों पर मौजूद रहेगा, स्पेशली जो शुमाली इलाके हैं मुल्क के। ठीक। और अंजुम साहब ये भी बताइएगा कि क्या ईद के आसपास भी मौसम तर हो सकता है या खुश्क रहने की तवक्को है?
देखें जी, मोस्टली जैसे अभी शिफ्टिंग ऑफ वेदर पैटर्न है, तो मार्च में अमूमन 3 से 4 अगर बहुत अच्छा मौसम हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हो, तो 4 जो मगरिबी हवाओं के सिलसिले हैं वो मुल्क को मुतासर करते हैं। और इस बात की तवक्को है कि जो ईद है वो आगाज़ अप्रैल के साथ ही होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये कहना अब अभी कबल अज़ वक्त होगा कि ईद के दिनों में अच्छा। बारिश होगी या नहीं। ताहम मुल्क के शुमाली इलाकों में मौसम खुशगवार होगा, ताहम जनूबी इलाकों में गर्मी होगी। सही और हो गया। किसान भाइयों के लिए आपको मशवरा कि वो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं मौसम को देखते हुए, फोरकास्ट को देखते हुए? सयाह की बात कर रहे हैं आप? किसान भाइयों के लिए, जी किसानों के देखिए, लिए। किसान हजरात जो हैं, जी, किसान हजरात जो हैं, ज़ाहिर है वो जो कुदरती तौर पे बारिश होती है उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन जी। अपने पानी को लगाने के जो आपका है उसका हिसाब किताब जो है वो बारिशों को और फोरकास्ट को मद्देनजर रखते हुए रखें। दुरुस्त। और ज़ाहिर है हेल स्टॉर्म अगर होता है तो वो उस पे तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ। अच्छा, इसको अंजुम साहब पॉजिटिव चेंज कहा जाएगा या फिर नेगेटिव चेंज कहा जाएगा? मौसम के हिसाब से तो बारिशें इस बार नहीं हो रही हैं, क्योंकि दिसंबर और जन में जिस तरह आपने भी कहा कि हुआ करती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं मार्च के अंदर पूरा महीना ही बारिश का कहा जा रहा है। तो क्या इस तब्दीली को पॉजिटिव लिया जा सकता है? देखें जी, अमूमन मार्च में बहार की बारिशें होती हैं, ताहम जो हम पिछली खुश्क साली देख कर आए, जैसे दिसंबर, जनवरी और मिड ऑफ फरवरी तक बारिशें नहीं हुई थी, तो अगर ये बारिशें हो रही हैं तो ये इस लिहाज से सूदमंद है कि हमारे जो आबी ज़खायर हैं उनमें जी। इजाफा हो रहा है। लेकिन सही। क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो हमारी जो फसलें हैं उनका बहुत दारोमदार बारिशों के ऊपर होता है, स्पेशली बारानी इलाकों में, जो वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर कर रहे होते हैं? बारिश के ऊपर कर रहे होते हैं। दुरुस्त। वेरी ट्रू। ताहम जिस तरह आपके रेन पैटर्न्स जो हैं या वेदर पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस लिहाज से हमें जो है वो अपनी एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा और ये दुरुस्त। देखना पड़ेगा कि जो हमारे बवाई का टाइम है उसको हम चेंज कर सके, ताकि ठीक। हम इन बारिशों को प्रॉपरली हमें सूदमंदली मौसम के फायदा उठा हिसाब सकें। से अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट। और क्योंकि बाहर की मद है, मौसम सुहाना हो चुका है, बारिशें हो रही हैं और मार्च का महीना वैसे भी फूलों का मौसम जो है वो कहा जाता है। जी हाँ। आपको पता है कि इस मौसम में फूल बागात खिलते जो हैं। जी है हाँ। वो भर जाते हैं फूलों से, क्यारियाँ, गमले, सब में फूल, फ्रेश फूल खिले हुए नजर आते जी हैं। हाँ। तो फूल जो है वो मोहब्बत का इजहार भी समझा जाता है। बिल्कुल, मोहब्बत के इजहार का एक बेहतरीन जरिया फूलों का पेश करना है। किसी को गुलाब पसंद होता है नाज़रीन, किसी को मोतिये से इश्क है, और फूल आपके मिजाज की भी अक्कासी करते हैं। आपको जो फूल पसंद होता है बेसिकली वो बताता है कि आपकी तबीयत, आपका मिजाज कैसा है। अच्छा, जिस तरह हर फूल अलग शक्ल और खुशबू का मालिक होता है, उसी तरह से उसे पसंद करने वालों के मिजाज भी, जिस तरह से जुनैद कह रहे हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। तो पसंदीदा फूल से पता चलाया जा सकता है कि कौन किस शख्सियत का मालिक है। हमने भी एक पैकेज तैयार किया है, आइए पहले वो देखते हैं। खुशनुमा, खुश रंग और खुशबूदार फूल मोहब्बत, चाहत और लगाव के एहसास की बेहतरीन अलामत है। शायद इसीलिए इन्हें मोहब्बत के इजहार का जरिया भी समझा जाता है, क्योंकि मोहब्बत ही कायनात को कायम रखने का बायस है। फूल कदीम यूनान में शायरी और अदब में भी इस्तेमाल होते रहे हैं, जहाँ वो खूबसूरती और पाकीज़गी की अलामत समझे जाते थे। मोहब्बत की देवी का पसंदीदा फूल गुलाब था, जबकि डेनमार्क में लोग मोहब्बत का इजहार करने के लिए सुर्ख फूल की बजाय सफेद फूल का इस्तेमाल करते हैं। लोग इजहार मोहब्बत के लिए लफ्जों की बजाय फूलों का सहारा लेते हैं। जहाँ फूल मोहब्बत की अलामत है, वहीं ये कमाई का जरिया भी है। हजारों मील की दूरी पर वाक़िया कीनिया के बड़े बड़े फूलों के बागात हर साल 10,000 टन बरतानिया को दरामद करते हैं। फूलों की ये काश्त लगभग 90,000 काश्तकारों को रोजगार फराहम करती है। मोहब्बत के इजहार के लिए फूल पेश करना सदियों से रिवायत रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप दूसरों से फूल वसूल करने के मुंतजिर रहें। अपने आप को फूल आप खुद भी तोहफा दे सकते हैं। फूलों की खुशबू इंसान को सादा जिंदगी की जानिब माइल करती है और तारीफी जज्बात को भी उभारती है। फूल महज सूंघने ही नहीं, देखने से भी इंसान पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इनकी खूबसूरती, तवज्जो और ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने के साथ साथ खुद एतमादी में इजाफा और मिजाज में ठहराव को भी मुमकिन बनाते हैं। वाकई में फूल जो है वो मोहब्बत का इजहार भी होते हैं और वो आपकी शख्सियत की अक्कासी भी करते हैं, आपकी शख्सियत का आईना भी होते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा की तामीर नौ पे। हमारे साथ ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर रहे हैं हम अरब रहनुमाओं ने गज़ा की जो तामीर नौ से मुतालिक मिस्र के अंदर मंसूबा तैयार किया है उसे मंजूर कर लिया गया है। और मिस्र के दारुल काहिरा में अरब लीग का ये इजलास हुआ जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और शाम समेत दीगर जो अरब ममालिक थे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह समेत सदर यूरोपीय यूनियन, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल समेत जो है ये इजलास किया है। इसी पेशरफ के हवाले से बात कर लेते हैं। हुमा बकाई साहिबा माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक बड़ी पेशरफ्त है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा था उसे मुस्तरद करते हुए अब मिस्र की तजवीज़ को काबिल गौर तसव्वुर किया जा रहा है। क्या तरीका कार होगा ये और क्या इस पर अमल दरामद होता देख रही हैं, मुमकिन हो पाएगा ये? देखिए, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हवा में हैं और ये ऑल्टरनेटिव प्लान तो बिल्कुल उस रिएक्शन के नतीजे में आया है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का धमकी आमेज एक रवैया था जिसे वो पैलेस्टीनियंस को ज़मीन से ही बेदखल करना चाहते थे। तो उन्होंने तो पहले कहा कि तमाम पैलेस्टीनियंस वहाँ से ज़मीन से चले जाएं और वो उसको फिर दोबारा कमर्शली खड़ा करेंगे, यानी कि उन्होंने इसको एक रियल स्टेट के तौर पे देखा। इससे ये नहीं सोचा कि इससे जज्बात लोग जुड़े हुए हैं। तो उसके नतीजे में आपने ये पेशरफ देखी है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सॉफ्टनिंग हुई है ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट में भी, क्योंकि जो आज स्टेटमेंट आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमास चली जाए, हमास को अगर वहां से हटा दें तो हम जो है इसको जन्नत नज़ीर बना देंगे। तो लार्जली जो थ्रस्ट है वो ये है कि हमास इजराइल को बर्दाश्त नहीं है और उस मौक़िफ़ की पुष्टपनाही करते हुए इस तौर के स्टेटमेंट्स आपको ट्रंप की तरफ से भी आते हुए देखते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी खबरें, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की ना बात हवा में, फॉर एग्जांपल जो बाइडेन ने भी बात की है इजरायली प्राइम मिनिस्टर से, कि इसमें जो एक और बहुत अहम चीज़ है वो बखिया यरगमाली है जो पैलेस्टाइन हमास के पास, और उसमें एक अमेरिकन भी हैं जिनको जुज़ कहा जा रहा है कि जिंदा हैं और उनको निकलवाना इंतहाई अहम है। तो मैं अभी नहीं कह सकती कि इस पे अमल दरामद होगा या नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस पोस्ट वॉर होती हैं। आपको याद है अफगानिस्तान के पास भी हुई और बहुत पैसा कमिट किया गया था और वो कितना अफगानिस्तान को पहुंचा वो उसके बारे में आज तक लेकिन हुमा साहिबा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपने रवैये में काफ़ी तब्दीली लाई है, उनका लबो लहजा भी इस बार कुछ तब्दील लगा और वो अपने फैसले पर भी नजर सानी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो उनका मुतालिबा है अभी भी कि वो चाहते हैं हमास वहाँ से निकल जाए और हमास के निकलने के बाद भी वो उसको एक जन्नत नज़ीर अगर वादी बनाना चाहते हैं तो वो आप समझते हैं कि फ़लस्तीनियों की वहाँ मौजूदगी के साथ मुमकिन हो पाएगा या फिर उनको निकालना ही उनका मकसद है? अगर हमास वहां से हट जाता है तो आप समझती हैं कि फ्री हैंड नहीं मिल जाएगा इजराइल को? देखिए, ये तो जो उन्होंने बात की थी ना तो एक्सेप्टेबल ही नहीं थी। आप लोगों को उनकी ज़मीन से एक बज़रिया हुक्म शाही बेदखल नहीं कर सकते। वो लोग हैं जो जैसे ही रास्ते खुले ये वापस आए हैं अपनी ज़मीन पर और ये कहते हैं कि जो भी है जिस तरह भी है हम इस ज़मीन में रहेंगे। दूसरी बात ये कि हमास जो है ना वो चंद लोगों का या चंद मिलिटेंट्स का नाम नहीं है। हमास एक ज़हनियत है, एक सोच है, एक माइंडसेट है, एक आइडियोलॉजी है। तो इन सम वेज हर पैलेस्टीनियन जो है वो हमास है। और मैं चलते चलते एक और आपसे गुजारिश करूं, कभी आपने सोचा है हमास को बनाया किसने था? हमास को इजरायली पैसों से और अमेरिकी पैसों से तश्कील दी गई थी ताकि जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, उसको काउंटर किया जा सके। बिल्कुल सही। आज PLO का कोई नाम नहीं है और हमास की वाइड स्प्रेड सपोर्ट है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये कहना कि जी हमास चली जाए, हमास अलहदा हो जाए, हमास इज पैलेस्टाइन इज हमास। और दूसरी बात ये कि इनके तो अज़ाइम बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि ये तो एक ग्रेटर इजराइल, वेस्ट बैंक पे कब्जा, तो ये सिर्फ या हमास या पैलेस्टीनियंस का सवाल नहीं है, ये एक्सपेंशनिज्म इजराइल की जो सोच है या जो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म है उसकी ये शाखसाने हैं। दुरुस्त कह रही हैं आप। और जाहिर है कि जो हुमा साहबा जो AI वीडियो सामने आई है जी, और AI वीडियो इन्होंने जारी किया, उसके अंदर भी इनके काफ़ी हद तक मुस्तकबिल के अज़ाइम खुलकर सामने आए हैं। एक बड़ी पेशरफ्त हमारे तरफ से हुई है। पाकिस्तान ने गिरफ्तार दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को जो गिरफ्तार किया है,
और इसको एक्नॉलेज किया जाना अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से, उनके सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से, क्या लगता है कि बर्फ़ पिघलने जा रही है? आने वाले दिनों में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आपको तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं? जी, आई वुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये बात अच्छा है कि पाकिस्तान का उन्होंने नाम भी लिया, शायद वाहिद मुल्क है जिसका नाम लिया, और शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये गुजारिश कर दूं कि इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। पहला रेड फ्लैग तो ये है कि ये नाम लेना ट्रम्प की ज़रूरत थी। वो अपनी कांग्रेस की स्पीच को पहली तमाम स्पीचेस से मुख्तलिफ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लंबी तरीन स्पीच की। इससे पहले तक बिल क्लिंटन की स्पीच सबसे लंबी थी, जो 1 घंटा कुछ मिनट की थी। ये तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बोले। तो पहली बात तो ये कि ये ट्रम्प की ज़रूरत थी कि वो कोई अपना ऐसा एक कारनामा दिखाएं कि अमेरिकन लोगों को कि जो इससे पहले ना किया गया हो, क्योंकि अब दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि ये आदमी जो था ये कोई मास्टरमाइंड था अगस्त की बॉम्बिंग्स का, इसके हवाले से अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये बहुत अरसे से इसको अफगानियों ने पकड़ा था और ये बहुत अरसे से उनकी समझिए रेडार पर था। मॉस्को में भी एक अटैक हुआ था, ये उसमें भी रिस्पॉन्सिबल था। इसकी बात में तो कोई इबाम नहीं है कि ये टेररिस्ट था, लेकिन क्या ये मास्टरमाइंड था? और आखिरी बात मुझे कहने दीजिएगा, देखिए जो ज्यादा खतरे की बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका का एक दफा फिर एक टेक्टिकल अलाय बनने जा रहा है, एक यूटिलिटी पार्टनर बनना और मैं हुमा साहिबा यही आपसे जानना भी चाह रही थी, क्योंकि अमेरिका की इमदाद करना पाकिस्तान को इस तरह से, क्या आप समझती हैं महंगा नहीं पड़ जाएगा? दाइश की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल नहीं हो जाएगी? कार्रवाइयाँ समझती हैं कि आने वाले दिनों में कहीं दाइश की पाकिस्तान में नजर ना आने लग जाए? और एक और चीज़ है कि अमेरिका फिर हर कार्रवाई के बाद डू मोर का मुतालबा माजी में करता रहा है, तो इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक सिलसिला चल पड़े? आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ ना कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी देखना है कि ये नस्तन बर्खास्तन है या इसके आगे भी कुछ रास्ते बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में वापस आना चाहता है, वो अपने आर्म्स वहां से निकालना चाहता है। और लेकिन जो पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है ना, वो फिर एक कोई स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस नहीं है, वो टेक्टिकल कन्वर्जेंस है। एक जरूरत का रिश्ता बन रहा है और अब अफगानिस्तान से हटके काउंटर टेररिज्म के लिए बन रहा है। सबसे अहम जो इस बात का सबूत आएगा वो इससे आएगा कि अभी जो ट्रैवल बैन्स उन्होंने लगाए थे, रॉयटर्स की आज स्टोरी है, तो उसमें ये कि वो शायद पाकिस्तान पे भी अमेरिका के लिए ट्रैवल बैन लगा देंगे जो अफगानिस्तान के लिए लगाया है। अब अगर ये ट्रैवल बैन लगता है तो फिर हमारे ताल्लुकात किस फुटिंग पे हैं ये खुद ही सामने खुल जाएंगे। और मेरे ख्याल है हमारे लोगों को इस बात पे ठीक है खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईद का चांद निकल आया 1 महीने पहले। ठीक है, आपने एक काम किया, वो रिकग्नाइज हुआ, लेकिन उस पर इतना हाइपर वेंटिलेट करने की तो जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और ये अहम है इस खत्ते के अंदर भी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए गज़ा की, तो अरब ममालिक अब मिस्र की तजवीज़, जिसके अंदर जो फ़लस्तीन की आवाम है उनके हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए तामीर नौ और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के तौर पर जो अमली तौर पर मुमकिन हो पाएगा उसके लिए तैयार है, ना कि ट्रम्प का जो प्लान है। ट्रम्प के प्लान को तो पहले ही मुस्तरद कर दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब। दुनिया भर में जो स्काइप चलाने वाले हैं उनकी तादाद लाखों में है और 20 बरस से ज़्यादा अरसा हो चुका है इसे इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब एक बुरी खबर ये है कि अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल और दीगर एप्लीकेशंस मुतारिफ कराई जा रही हैं जिस तरह से, तो स्काइप की मकबूलियत थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। अब स्काइप आपको अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। स्काइप का भी ये कहना है कि इसकी बंदिश से माइक्रोसॉफ्ट को अपने मवासलाती पेशकशों को मजीद आसान करके अपनी मकामी टीम सर्विस पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिल पाएगी। तो जो लोग स्काइप यूज़ करते हैं वो अब बिल्कुल जी वो अब गुड बाय कह दें स्काइप को, क्योंकि अब स्काइप बंद होने जा रहा है और ये माइक्रोसॉफ्ट खुद से इसको बंद कर रहे हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि अब दीगर जो एप्लीकेशंस हैं वो उनके ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, अपने मवासलाती निज़ाम को उन एप्लीकेशंस के ज़रिए ज़्यादा बेहतर और मौसर बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे
तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही बहके बनी फातिमा के बर को ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इलाही तुझे वासिता पंजतन का, हो शादाब गुलशन दिलों के चमन का, तू दामन हमारे मुरादों से भर दे, करम ही करम की सदा मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह अनस भाई, खूबसूरत कलाम। और यकीनी तौर पे करम मांगने का, रहम मांगने का ही ये अशरा भी है, महीना भी है, और वैसे भी पहला अशरा रहमत का है। तो जितनी रहमतें अल्लाह ताला की समेट सकते हैं वो समेटने का ये वैसे तो हर महीना ही जुनेद अल्लाह ताला से रहमतें और बरकतें मांगने का है, अल्लाह ताला का कुर्ब मांगने का है, लेकिन ये खास कर महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है ताकि इस महीने में हम, इस बाबरकत महीने में जितनी बरकतें और रहमतें समेट सकते हैं वो समेट लें, अपने गुनाहों को जितना बख्शवा सकते हैं वो बख्शवा लें। हमारे साथ अनस असलम मौजूद थे, नात खां साहब जिन्होंने अभी कलाम पेश किया है, और हमारे साथ ही मौजूद होंगे हाफिज गज़नफर अजीज साहब, इस्लामिक स्कॉलर मौजूद होंगे। और हमारा ये जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं माह रमज़ान जैसे शुरू होता है, जुनेद आपने भी खरीदारी की होगी, मैंने भी की है, जिस तरह से हमें महंगे दामों तमाम अशिया मुनाफाखोर मुतहरिक हो जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरिक हो जाते हैं, और ये सिलसिला अरसा दराज से जारी और सारी है। लेकिन इस महीने के अंदर अगर आप नेकियों का या जो फ़राइज़ हैं उसका 70 गुना सवाब है, नवाफिल का अजर फ़र्ज़ के बराबर है, तो जो गुनाह करते हैं या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो मिलावट करते हैं, वो किस सज़ा के मुर्तकब हो सकते हैं, ज़रा उनकी भी मेरे ख्याल में तवज्जो दिलानी चाहिए। पकड़ है उन लोगों की भी, और जो लोग इस चीज़ को अभी भी ना समझेंगे उनके लिए रोज़े क़यामत कितना बड़ा दर्दनाक अजाब हो सकता है और कितनी बड़ी सज़ाएँ रखी गई होंगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि ज़हीरा अंदोज़ी सिर्फ गुनाहगार ही करता है, और वो हम में से नहीं जो ज़हीरा अंदोज़ी करे, जो नाप तोल में कमी करे। और हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम उन्हीं की तरफ आते हैं और
उनसे जानते हैं कि क्या अज़मत और फजीलत है माह रमज़ान की, और फिर इन जो मुनाफाखोर हैं, जो नाप तोल में कमी करते हैं, मुनाफिकीन हैं जो, उनके लिए क्या सज़ाएँ मुख्तस की गई हैं। जी स्कॉलर साहब। आपकी ऑडियो में थोड़ा मसला आ रहा है, तवक़्फ़ुफ़ कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं ऑडियो का मसला आपका हल कर लेते हैं। और जिस तरह से आपसे नाज़रीन बात हो भी रही है कि माह रमज़ान की अज़मत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस महीने में मुसलमान हर ऐसे काम को इख्तियार करे जो अल्लाह की खुशनुदी का बायस हो, और हर ऐसे काम से इज्तिनाब करना भी उतना ही ज़रूरी है जो कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। तो ये हम भूल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लेकिन जो बाकी हुकूक़ुल इबाद हैं या जो बाकी फ़राइज़ हैं जो कि लाज़िम है वो भूल जाते हैं। और सिर्फ भूखा और प्यासा रहना जो है वो रोज़ा नहीं है। इस मुबारक महीने में अगर आप अपने आप को गुनाहों से बाज नहीं रखते तो इसका मतलब है कि आपके रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे खुरनोश की ज़हीरा अंदोज़ी है, चाहे वो मिलावट है, ये वो तमाम काम हैं जो आप अल्लाह ताला को नाराज़ करने की वजह बन जाते हैं। दौलत की हवस ने हमारे बहुत से ताजरों और दुकानदारों को दयानतदार नहीं रहने दिया है, उनके दिलों में इंसानी हमदर्दी ख़त्म हो गई है। हमारे बहुत सारे घर ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन जब वो ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी उतनी नहीं है जितनी कीमतें मांग ली जाती हैं। तो ये जो माह रमज़ान के अंदर हम देख रहे हैं महंगाई का दौरा, ये किस तरह से ख़त्म हो सकता है, रातों रात अमीर होने की ये लालच किस तरह से इसमें कमी लाई जा सकती है। और माह रमज़ान में हम देखते हैं तमाम स्टोर, चाहे वो रमज़ान बाज़ार क्यों नहीं लगाए गए, जुनैद आपने अगर विजिट किया हो रमज़ान बाज़ारों का भी वही हाल है। और अच्छा ये कि जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं उसके अंदर लोग ये शिकवा करते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, चीज़ें या फल गले सड़े हैं और उनका मयार वो नहीं है। अगर आम मार्केट में जाते हैं तो वही चीज़ है कि उसमें मुनाफागोर सरगर्म हो चुके हैं। और यहाँ पे भी बुनियादी तौर पे जो बचत बाज़ार हैं या रमज़ान बाज़ार लगा के हुकूमत की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आपका काम ये भी है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतहर्रिक हों, और जो मुनाफाखोर हैं चाहे वो किसी एक गली चौराहे में रेडी लगाने वाला कोई फल फरोश है या सब्ज़ी फ़रोश है, अगर वो गलत मुनाफा या इजाफा मुनाफा कमा रहा है तो उसे भी काबिल जवाब बनाया जाना चाहिए। हाफिज़ गज़नफ़र साहब, ये सवाल तो वही है कि मुनाफाखोर उनके लिए क्या तंबीह है, उनके लिए क्या मैसेज है कि अगर नेकियों का अजर ज़्यादा है तो गुनाहों का, मिलावट का या मुनाफाखोरी का, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का गुनाह भी उतना ही ज़्यादा होगा इस महीने में? देखें, बुनियादी बात यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी जगह पर इनाम का इजाफ़ा करते हैं, किसी जगह अगर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो गया है, अगर एक फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ों के बराबर करार दिया जा रहा है, तो इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वो एक गुनाह भी 70 के साथ मल्टीप्लाई, फार्मूला तो वही अप्लाई होगा ना? फार्मूला वही अप्लाई होगा। इसके साथ साथ ये आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है। फरमाया कि जो लोग ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, तिजारत करते हैं, और वो तिजारत करते हुए 2 चीज़ों को लाजिम पकड़ते हैं, इन सदक़ा व बय्यना बुरिक लहुमा, वो सच बोलें और अपनी हर बात साफ साफ सामने रख दें। कोई चीज़ ख़राब है उसका ख़राब होना दिखा दें, बता दें, ऐबदार चीज़ है उसका ऐब बता दें, तो उसका फ़ाल्ट इंसान को दिखा दिया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। और अगर वह इन कज़बा व कतमा, और अगर वो झूठ बोलें और ऐब छुपाएँगे तो मुहिक़त बरकत बैहिमा, उनके इस सौदे की, उनके कारोबार की बरकत ख़त्म कर दी जाती है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखें कि एक आदमी बाज़ार में गया ख़रीद फ़रोख्त करने के लिए, ये चीज़ें, ये असबाब, ये माल दौलत, एक बुज़ुर्ग से किसी ने सवाल किया इसी कंटेक्स्ट में। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखें, अल्लाह ताला के यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तरफ है इंसान और एक तरफ है चीज़ें, अशिया व खुर्दनोश, या जो भी ज़रूरियात हैं जी। इंसान और अशिया खुर्दनोश के दरमियान अल्लाह ताला मुआजना करते हैं। अगर इंसान की कीमत ज़्यादा है तो चीज़ों की कीमत कम हो जाती है, अगर इंसान की कीमत कम है तो चीज़ों की कीमत ऊपर चली जाती है। उन्होंने कहा वो कैसे पता चलेगा? फरमाया अगर सोसाइटी नेकी पर है, एक दूसरे की हमदर्दी पर है, दयानतदारी पर कायम है, तो फिर इंसान की कीमत बढ़ गई है, चीज़ें नीचे आ जाती हैं। और अगर सोसाइटी बुराई पर है, झूठ पर कायम है, और एक दूसरे को बुराई किसी चीज़ तो उसका असर दिखाया नहीं जाता, तो इंसान की कीमत कम हो जाती है, आपकी गुफ्तगू, चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। मुनाफाखोरी और अदल और इंसाफ के हवाले से हम देखते हैं कि माह रमज़ान से पहले भी महंगाई का दौरा होता है, महंगाई उसी तरह से होती है, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ होता है चांद रात से तकरीबन तमाम अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाती हैं।
क्या इन लोगों को किस कैटेगरी में हम फॉल करते हैं, ये किस में इनको रखा जाएगा? क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि इस्लाम में तो कह दिया गया है, कुरान पाक में भी कह दिया गया है कि वाज़े तौर पर ऐब दिखा दिए जाएं। अगर कोई चीज़ ख़राब है या उसके अंदर कोई ऐब है, फॉल्ट है, तो वो बता दिया जाए ख़रीदने वाले को। यहाँ पर तो उसके ऊपर स्टिकर्स लगाकर, लेबल लगाकर और पहले ख़राब चीज़ डालकर ऊपर ठीक चीज़ डालकर उस चीज़ को दबा दिया जाता है। तो इन लोगों को किस कैटेगरी में, क्या मुनाफिकीन में ये इनका शुमार होता है, किस कैटेगरी में होता है और क्या इनके लिए सज़ाएं? मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर आप एक वाक़या देखें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ार में जाके, आपकी आदत ये थी कि आप ख़ुद बाज़ार का विज़िट फरमाते थे, चीज़ें देखते थे। एक आदमी ने अपने सामान की जो चीज़ें थी उसके ऊपर पानी लगाया हुआ था और वो थी भी खाने पीने की चीज़। आपको पता है कि जब आप उसको पानी लगाएंगे तो उसका वज़न बढ़ेगा और वज़न बढ़ने का मतलब ये है कि आप कम कीमत की चीज़ को ज़्यादा वज़न का बनाकर बेच रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये भी हुआ कि आपने ऊपर की चीज़ें बिल्कुल खुश्क थी, नीचे वाली तो आपने नीचे तक हाथ डाला तो नीचे वाली चीज़ें तर दिखाई दी, आपने बाहर निकाली और उस मौके पर एक जुमला इरशाद फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह, जो मिलावट करता है उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इससे आप समझें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है ऐसे लोगों को जो मिलावट कर रहे हैं। फिर आप एक और बात देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी 40 दिन तक किसी चीज़ को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है किसी चीज़ की, तो और इसलिए करता है ताकि उसके रेट बढ़ जाएँ, मुनाफा बढ़ाया जाए, तो फ़क़त बरिअ मिनल्लाह व बरिअ अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह भी उससे बरी है, वो अल्लाह से बरी है। दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये बज़ाहिर वो मुसलमान शुमार भी होगा, ईमान वालों में जब मरदम शुमारी होगी तो मुसलमानों में उसका नाम भी लिखा जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि इस बंदे के अंदर सोशल एथिक्स के एतबार से अगर देखें तो समाजी अखलाकियात के एतबार से या इंसानी हमदर्दी के हवाले से ये एक तमा है इंसान की, एक लालच है, एक हवस है, जो इंसान ये चाहता है कि दौलत मेरे पास जल्दी से आ जाए, रातों रात वो अमीर हो जाए। लेकिन एक और भी चीज़ है हाफिज़ साहब कि यहाँ पे जो हो रहा है उसका उलट बाहर हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बाकायदा प्रमोशंस, ऑफर्स लगाई जा रही हैं, रमज़ान का एहतराम किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या हम डिज़र्व करते हैं कि मुसलमान भाई एक दूसरे का एहसास करें, सहर के अंदर, अफ्तार के अंदर उन्हें एक अच्छी चीज़, मयारी चीज़ मिल सके मुनासिब नरखों के ऊपर, वो तो ख्याल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो ये क्या माइंडसेट है? दुनिया में, सारी दुनिया में ये रिवाज है जी कि वहाँ जो भी मजहबी वर्किंग आवर्स कम कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दौरानिया आवर्स कम हो जाते हैं। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है रमज़ान मुबारक आ जाए तो अपने काम करने वालों की मशक्क़त कम कर दो जी। इसका मतलब यही है कि वर्किंग आवर्स कम करो या उनका काम जो है वो अगर मुश्किल था तो उसे आसान बनाओ, उसमें उनके साथ हेल्प आउट करो। इस एतबार से फिर हमारी एक अखलाकियात रही है। एक अखलाकियात ये थी कि एक ताबईन में से एक बुज़ुर्ग ने अपने किसी बंदे को की तरफ अपना सामान भेजा बेचने के लिए। उसको ये लिख कर भेजा कि जैसे ये तुम्हारे पास पहुँचे तुमने आज ही बेच देना है। अच्छा। उसको बताया गया कि जी आज आप रोक लें, जब ये सामान वहाँ पहुँचा कल मुनाफे बढ़ जाएगा तो कल बेच दीजिएगा। उसने वो कल रोक लिया, अगले दिन जाके बेचा और फिर बताया कि हज़रत हमने वो सामान बेच दिया है और उसका ये मुनाफे हुआ है। फरमाया कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम आज ही बेचो, तुमने कल बेचा। और अगली बात यह कि हम तो ये चाहते हैं कि अपने कारोबार से थोड़ा और जायज़ मुनाफा हासिल करें और तुमने उसके अंदर नाजायज़ मुनाफे शामिल कर दिया है, इसलिए ये सारा माल जाके बसरा के फ़कीरों में तकसीम कर दो। अब इस पर हमारा कोई हक़ नहीं है। ये हमारी कारोबारी अखलाकियात थी। हम आज ये देखें कि आपने मिसाल दी, बड़ी अच्छी बात है, यूरोप की मिसाल हम देते हैं। हमारा अपना कल्चर क्या था जी, हमारी अपनी हिस्ट्री इस बारे में क्या बताती है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज था कि अगर एक आदमी एक दुकानदार से होकर आया है और सामने वाले दुकानदार ने ये देखा कि उसके पास गया और उसके पास वो चीज़ नहीं थी और वो इसलिए नहीं बेच सका, तो उसने वो चीज़ भिजवा दी कि भाई मैं ये चीज़ मैं भिजवा रहा हूँ, तुम इसको बेचो, तुम इसको बेच दो, तुम फ़रोख्त करो। और जब वो गाहक उसके पास आया तो उसने कहा जी वो मेरे पास नहीं है, शायद उसके पास आप दोबारा चेक कर लें, वहाँ होगी। तो वो दोबारा जाता है, उसके पास आया, उसका हक पहले है, गाहक आपके पास आया है। तो ये हमारी तारीख भरी पड़ी है इस तरह की मिसालों से, हमारी रिवायत ये है। लेकिन आज हमारी रिवायत बिल्कुल उलट हो गई है, हम मुनाफे खोरी में आगे जा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी, आपने भी उस चीज़ पॉइंट की तरफ इशारा किया है
जब ये सब काम हो रहे होते हैं तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है, इंतज़ामिया किधर होती है? आपने प्राइस कंट्रोल वो रमज़ान बाजार लगा के मुतमईन हो जाते वो हैं रमज़ान और बड़ी ज़िम्मा हो जाते हैं। रमज़ान बाज़ार के रेट्स भी आम बाज़ार से जो रमज़ान से पहले थे उससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी है। हम खुद गए हैं, आप भी होकर आए होंगे। तो इस एतबार से अगर देखें तो वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी हैं, लोगों के नाम के ऊपर टैग लग गए हैं, उनको ओहदे मिल गए हैं, और आप कंट्रोल का ये आलम है कि बाज़ लोग वहाँ जाके लोगों की आरा ले रहे हैं, कमेंट्स ले रहे हैं जी। और उनसे कहा जा रहा है कि आप हुकूमत की तारीफ़ करें कि हुकूमत ने जो बाज़ार लगाया है वो बड़ा अच्छा है। जी हाँ। हाफिज़ साहब, वजह क्या है फिर? हम हम देख रहे हैं कि हम इन तमाम इस्लामी रवायात से या जो हमें तालीमात हैं उनसे दूर होते होते हम इतने दूर हो चुके हैं कि अब हमारी पाकिस्तान की अगर हम देखें तो जवाल की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, बजाय इसके कि तरक्की करता 75 सालों बाद अब आगे मनाजिर जो है वो तरक्की की तय करता, हम जवाल पजीर होते चले जा रहे हैं। क्या यही वजूहात हैं बेसिक जो हम तमाम इस्लामी तालीमात से दूर हो रहे हैं? अगर मगरबी ममालिक की एग्जाम्पल देते हैं, मगरबी ममालिक की तरक्की की बात करते हैं तो उनके वहाँ पर रिवायात, इक़दार मुख्तलिफ हैं हमारे से। वहाँ पर शायद ज़्यादा मज़हब से, रिलीजियस से ज़्यादा, वो रिलीजन है वो ज़्यादा मज़हब का एहतराम करते हैं हमारे से ज़्यादा। तो क्या यही वजूहात हैं? अगर देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी किसी कौम का ज़वाल आता है ना, तो वो कहते हैं जिस्म में जब बीमारी होती है ना, तो वो बीमारी सिर्फ उस हिस्से को इफ़ेक्ट नहीं करती जहाँ वो बीमारी होती है, वो पूरे जिस्म को इफ़ेक्ट करती है। और सबसे पहले अगर किसी चीज़ में, किसी कौम में कोई चीज़ गिरती है तो वो उसका अखलाक होता है। जब अखलाक गिर जाता है तो फिर दीन भी नीचे आ जाता है, फिर मज़हब भी पीछे रह जाता है, फिर हमदर्दी भी पीछे रह जाती है, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है अपनी जगह पर। अब यहाँ ऐसा भी होगा, लेकिन देखें इसके अपोजिट एक और बात भी है। जब ये बात आएगी तो फिर हम ये कहेंगे कि ये समाजी अखलाकियात हैं, इनका ख्याल करना है जी। और इसके लिए सिर्फ वाज काफ़ी नहीं होता। ये हुकूकुल आबाद में भी तो आएंगे। हुकूकुल आबाद हैं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए सिर्फ वाज काफ़ी नहीं होता। अच्छा। हम यहाँ बैठे हैं नसीहत करें, हम यहाँ बैठे हैं हदीस सुनाएं, हम यहाँ बैठे हैं कुरान पाक की आयत सुनाएंगे, जी हाँ। यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी है। और एक मुसलमान के लिए असल में तो यही काफ़ी हो जाना चाहिए जी। उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, आपको कानून की ज़रूरत पड़ती है, आप लॉ इन्फोर्समेंट, जुमला थोड़ा सख्त है, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर उनको फिर उसके लिए वो दूसरा काम भी जगाने करना की ही कोशिश में पड़ेगा। लगे हैं, लेकिन जाहिर अच्छा, है एक और जो चीज़, इंतजामिया को करने का काम है वो हम नहीं करते। हाफिज़ साहब, ये भी है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि अगर ख़राबी होती है तो वो जिस्म के किसी एक हिस्से में नहीं, पूरे जिस्म को ख़राब करती है। और ये जो हराम कमाते हैं लोग मुनाफाखोरी से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, तो ये सिर्फ उनकी ज़ात तक भी तो नहीं रहेगा, ये तो आने वाली नस्लों को भी वो डैमेज कर रहे हैं। तो ये समझाना कितना ज़रूरी है? ये देखें, अभी मैं हदीस मुबारक पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं किसी से नाराज़ होता हूँ, वह इन्नी इज़ा उसीतु ग़ज़िबतु, जब मेरी नाफरमानी की जाती है तो मैं गुस्सा होता हूँ, नाराज़ होता हूँ, और जब मैं नाराज़ होता हूँ तो बरकत छीन लेता हूँ, और मेरी उस नाराज़गी का असर तब लोग साबिआ मिनल वलद, 7वीं पुश्त तक पहुँचता है। अल्लाह अकबर। यानी ये इंसान की सिर्फ वो नस्ल जो मौजूद है, अल्लाह ताला की उस नाराज़गी या उस नहुसत का असर सिर्फ उसी पर नहीं होता। आपके बच्चे नहीं, आपकी नस्लें भुगतती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो मलऊन है। अब मलऊन वर्ड तो हम बोलते हैं, बुरा भी लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है। लानत और रहमत ये अपोजिट वर्ड्स हैं। मलऊन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की किसी भी तरह की कोई रहमत, कोई नरमी, कोई फजल, कोई करम उससे रूठ जाता है, उससे अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, वो बंदा उससे महरूम है। तो बुनियादी तौर पर ये हमें समझना है कि इसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ना है, इसका असर मेरी अगली नस्लों पर भी पड़ना है, मेरे आने वाली औलाद पर भी तो ये लगता है कि वो शख्स इस्लाम के दायरे से ही बाहर है जो कि ये तमाम काम कर रहा है, मुनाफाखोरी है या फिर दायरे से बाहर। तो ज़ाहिर है हम उसमें नहीं है कि हम किसी को निकालें या दाखिल करें। कोई आना चाहता है तो हम उसको वेलकम कहते हैं, लेकिन हम निकालने की शायद जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन उसमें एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि जो मुहासबा इनका होना है, जो हिसाब किताब अल्लाह ताला ने इनसे लेना है, वो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़्यादा सख्त बात है उससे। और
यही काफ़ी होना चाहिए था असल में किसी भी बंदे को ये समझने के लिए कि ये कितना सख्त मामला है। लेकिन और अगर इस माह रमज़ान में समझ जाएं तो बेहतर है। अगला रमज़ान पता नहीं नसीब हो या ना हो, तो उन मुनाफाखोरों के लिए या उन कम नाप तोल करने वालों के लिए और हम सब के लिए ये माह रमज़ान एक सुनहरी मौका है कि हम इसमें समझ जाएं, इसमें सुधर जाएं। अनस भाई से कलाम सुन लेते हैं। अनस भाई कुछ पेश कीजिएगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी, मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, जिसने ला कर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने ला कर कलामे इलाही दिया, जिसने ला कर कलामे इलाही दिया। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। रमज़ान मुबारक जारी और सारी है, और रमज़ान मुबारक अमूमन लोग ये समझते हैं शायद भूखा और प्यासा रहने का नाम है। जनाब, ये भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि तज़किया नफ्स का दूसरा नाम रमज़ान है, रोज़ा है। और वैसे तो रोज़ा नज़र का भी होता है, ज़ुबान का भी होता है, हाथ का भी होता है कि उससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन ये जो इंसानी नफ्स है ये कहीं ना कहीं इंसान को वरगलाई देती है। और हम तो उम्मी तौर पे इशाल ये भी देखते हैं कि रोज़ों के अंदर रमज़ान के महीने में कुछ ज़्यादा ही शैतान आम घूम रहा होता है। जिस तरह पिछले सेगमेंट में हम बात करते हैं मुनाफाखोरी की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और मिलावट की, तो किस तरह से नफ्स को काबू करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल में एक और चीज़ भी कही जाती है कि शैतान को बांध दिया जाता है इस पूरे महीने के लिए। फिर ये कौन सा शैतान है जो गालिब आ जाता है हमारे नफ्स के ऊपर? ये कौन सा शैतान है जानते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये महीना तो है एक ऐसी ट्रेनिंग का, ख़ुद को रीस्टार्ट करने का, जिसके लिए पूरे साल हम बेहतर परफॉर्म कर सकें, अल्लाह ताला की नज़रों में बेहतर बंदे के तौर पे सामने आ सकें। लेकिन क्या वजह है कि हम नफ्स के काबू में आ जाते हैं बजाय इसके कि उसे काबू कर सकें? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो इसका जो मजहबी कॉन्टेक्स्ट है वो तो कोई मजहबी आलिम बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मिजाज और हमारी जो तरबियत का निज़ाम है वो एक मुसलसल मश्क मांगता है। अगर हमारे 24 घंटे में से अक्सर वक्त हमारा उस मश्क में गुजरेगा जो मश्क सही नहीं है, तो हमारा दिमाग का पैटर्न उसी तरीके से डेवलप हो जाएगा। और अगर हम कुछ वक्त मखसूस करके निकालेंगे
जिसमें हम अपने आप पर गौर करेंगे, सही और गलत की पहचान को समझने की कोशिश करेंगे, उस सिलसिले में हमारे पैदा करने वाले के क्या अहकामात हैं उन पे गौर जी हाँ। करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसवा हमें दिया, क्या तरीका दिया, उस पे गौर करेंगे तो हमारा पैटर्न वैसा बन जाएगा। तो ये है कि एक थोड़े वक्त के लिए तो हम एक पाबंद अपने आप को महसूस करते हैं रोजे में, लेकिन बाकी 11 महीने हमने पैसे की कसरत, माल की कसरत, दुनिया की ख्वाहिश, यहाँ के जाहो जलाल, यहाँ की इज्जत को एक बड़ा बनाकर अपने ऊपर ज़हन में तारी किया होता है। तो इसलिए चाहे रमजान हो चाहे गैर रमजान हो, जब भी हमें मौका मिलता है कि इस लिहाज से हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें तो हम वैसा करना शुरू कर तो देते हैं। डॉक्टर साहब, खुद तो अब आप एहतसाबी का अमल इसमें कितना ज़रूरी है कि हमें पहले ये तो पता चले कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं और हमें कहाँ पर खुद को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और हम ये समझ बैठते हैं कि खुदा ना खास्ता हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता और हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो पहले खुद एहतसाबी का अमल कितना ज़रूरी है ताकि हम अपने नफ्स को उसी हिसाब से कंट्रोल कर सकें कि कहाँ कहाँ हम गलत हैं, किस किस जगह पर हमें ठीक होने की ज़रूरत है। जी शुक्रिया। देखिए, ये जो सही और गलत की पहचान है ना, इसके बहुत सारे पैमाने हैं। मसलन एक पैमाना ये है कि मुल्क के कानून के लिहाज से क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, मुआशरती लिहाज से क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से सही और गलत का एक पैमाना दिया है, जो कि एक मुसद्दिका पैमाना है। वो ना सिर्फ एक वही के जरिए से खुदा की तरफ से दिया हुआ पैमाना है, बल्कि मैंने जितने और पैमाने बताए हैं, इखलाकी, समाजी, कानूनी, मुआशरती, इंसानी, वो उन तमाम मयारात पर भी पूरा उतरता है। यानी ये कि इंसान, सबसे बुनियादी बात कि इंसान बाकी तमाम इंसानों के लिए मुफीद हो, उसके हाथ और उसकी जबान और उसके अमल से किसी को नुकसान ना पहुंचे, वो झूठ ना बोलता हो, वो चोरी ना करता हो, वो जखीरा अंदोजी ना करता हो, वो नाजायज किसी को एक्सप्लॉइट ना करता हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो। तो ये बुनियादी उसूल हैं, ये मजहबी उसूल नहीं है, सिर्फ इंसानी उसूल है। मैं ये समझता हूं कि हमारे दीन के अंदर ये खास यूनिक बात है कि हर वो बात जो हमें दीनदार बनाती है, वो हमें उस पैमाने पर भी यानी मयारी बनाती है जो कि किसी बेदीन का मयार हो। यानी जो शख्स अल्लाह को नहीं मानता, वो जिस शख्स को अच्छा इंसान समझता है, वो जिस शख्स को सही इंसान समझता है, हमारा दीन हमें वैसा इंसान बनाना चाहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे घर में, हमारे घरों में, हमारे फैमिलीज में, हमारी पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स में, एजुकेशनल सिस्टम में हमें वो मयारात बताए जाएं, वो मयार जो अल्लाह ताला हमसे तवक्को रखता है। और अगर उन मयार पे हम पूरा उतरेंगे तो हम दुनिया में भी ठीक रहेंगे, अपने लिए भी फायदेमंद होंगे और दूसरों के लिए भी मुफीद होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो है कि ये पहचानने का भी तो बेहतरीन महीना है ये कि हमें कौन असल में वरगला रहा है, ये शैतान का किया धरा है या हमारा अपना नफ्स है। क्योंकि जब रमज़ान के अंदर शयातीन को बंद कर दिया जाता है तो फिर जो हम मिलावट करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या फितरत की ख्वाहिशात में बह जाते हैं, वो तो फिर हमारे नफ्स के काबू में हम, तो उसके ऊपर किस तरह तो शैतान ने हमारे ऊपर मेहनत की होती है ना 11 महीने, तो वो जो उसकी की हुई मेहनत की वजह से वो हम रिक्रूट हो जाते हैं ना शैतान के। और दूसरा, जैसे आपको मालूम है कि हर शख्स के साथ एक अल्लाह ताला ने एक हमजाद लगाया हुआ है। हमजाद से मुराद ये है कि कोई एक मेटाफिजिकल कोई हमारी बीइंग है। अगर हम आप उसको साइंस की जबान से समझना चाहें तो हमारा जो सब कॉन्शियस है, हमारे एक तो सामने नजर आ रहा है ना मुझे सही गलत, अब आपके सामने मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, अच्छी बात करूंगा, मगर मेरे अंदर जो डीप डाउन मेरे तहत शऊर के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, वो तो फिर शैतान ने मेहनत कर करके बनाई हुई है ना, तो वो निकल के बाहर आ जाती है फिर उस वक्त। तो रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में किस तरह से उस जो हमारे अंदर एक आप कह रहे हैं कि एक हमजात मौजूद है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं जिनकी तकमील के लिए हम सरगर्म हो जाते हैं, किस तरह से उस पर कंट्रोल पाया जाए, काबू पाने का तरीका कार क्या होगा, किस तरह से हम कम कर सकते हैं अपने अंदर से वो नफसानी ख्वाहिशात को या अपने अंदर से बुराई को। देखिए, जिस तरीके से अगर आप अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी ना, वॉक, जो अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, जिम में जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब वेट उठाना, एक्सरसाइज करना आसान काम तो नहीं है ना,
आपको मुशक्कत करनी पड़ती है। इसी तरीके से जैसे जिस्म को बनाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, मुशक्कत करनी पड़ती है, इसी तरीके से रूह की मजबूती के लिए भी हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, हमें मुशक्कत करनी पड़ती है। उसके लिए पहली शर्त यह है कि सबसे पहले तो हम इस बात को रियलाइज करें कि हमारी रूह को मजबूत होने की जरूरत है। सबसे पहले तो इसका एहसास अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है कि जैसे मेरे जिस्म की जरूरतें हैं वैसे मेरी बातनी जरूरियात भी हैं। फिर उन जरूरियात के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरीके से एक्सरसाइज करनी है उसकी एक्सरसाइज ये है कि अपने ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी कि मैं झूठ ना बोलूं, अपने ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी कि मैं कोई गलत काम ना करूं, अपने ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी कि मेरे जहन में जब गलत ख्यालात आते हैं तो मैं उनको दूर करने की कोशिश करूं। ये बेटा कॉन्शियस अमल है, ये कोई ऐसा एक नहीं कि एक तावीज हमें एक मंत्रा पता चल जाए, हम पढ़ने लग जाए तो रूह की मजबूत हो जाए। जिस्म से ज्यादा अहम रूह की मजबूती है और उसके लिए मुसलसल मश्क करने की जरूरत पड़ती है, कुर्बानी देने की नमाज से, इबादत से, कुरान मजीद से करीब हो जाना, क्या समझते हैं कि ये भी हमें, क्योंकि बहुत सारी बुराइयों की कहा जाता है कि नमाज पढ़ने से आपकी बहुत सारी बुराइयां छूट जाती हैं, तो क्या अगर हम नमाज या कुरान मजीद के पाबंद हो जाते हैं तो हम इन बुराइयों को अपने अंदर से निकाल फेंक सकते हैं? बेटा ये जितनी इबादत है ना, एक इनकी रिचुअलिज्म है कि आपने हाथ बांधे, नीचे झुके, सजदा किया, रुकू किया। एक है इनकी रूह को समझना। अगर हम नमाज का हक अदा कर दें, यानी नमाज पढ़ते वक्त यकसुई के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हों, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे एहसास है कि आप बैठी हुई हैं, आपके साथ आपके कोलीग बैठे हुए हैं, तो मुझे आपकी प्रेजेंस का पूरा यकीन है। इसी तरीके से लिहाजा मैं बात करते वक्त बहुत एहतियात करूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो नाजेबा हो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो मुनासिब ना हो इस मौके के लिए। तो इसी तरीके से जब नमाज पढ़ रहे हैं तो अगर तो इबादत को, वो तो मश्क है, मश्क को उसी यकसुई के साथ किया जाए, नमाज का हक अदा किया जाए, कुरान पढ़ते वक्त सिर्फ लफ्जों को नहीं उसके मफहूम को समझा जाए, और इसी तरीके से जितनी भी इबादत हैं उन इबादत की रूह को समझ के पूरे खुशू व खुजू से, यानी बाकायदा मुतवज्जो होकर किया जाए, तो फिर तो वो बड़ी कुरान की आयत है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकरी वल बग़य, नमाज तो आपको तमाम बुराई बातों से और फोश बातों से, गलत बातों से रोकती है। तो वो तो फिर आपको साफ, लेकिन असल में मसला ये कि हमारी नमाज वैसी नमाज नहीं है, हमारा रोजा वैसा रोजा नहीं है। तो जी उसको उस मयार पर लाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। और ये खुद एहतसाबी का ज़ब्त नफ्स का महीना है, तीन मौका है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए और अपने दुनिया व आखिरत को कामयाब बनाइए। और वो हज़रत अली का भी कॉल है ना कि आप, जिसका मफहूम ये है कि तुम पहला कदम अपने नफ्स पे रख लो तो दूसरा कदम तुम्हारा जन्नत में जाने की गारंटी मैं देता हूँ। तो नफ्स पे काबू करना, नफ्स का जहाद करना, ये महीना उसके लिए भी बेहतरीन वक्त है। बिल्कुल, और ये महीना इसीलिए हमें दिया गया है तोहफे के तौर पर कि हम अपने नफ्स पर भी काबू पा सकें, जो कि तमाम बुराइयों की जड़ है बेसिकली। तो हम यहाँ पर इजाज़त चाहते हैं आपसे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल तक। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।